एक कोट काफी फेमस है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। उसके पीछे छिपे होते हैं कई सारे इमोशंस और कुछ कहानियां। इन्हीं कहानियों को ब्यूटीफुली कैप्चर करने वाले शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपने हुनर और एक्सपेरिमेंट से अपनी चमक बिखेर रखी है, जो आईआईटी समेत देश के कई सारे जाने माने इंस्टीट्यूट्स में जाकर युवाओं को अपनी कला सिखाते हैं। और आज बारी है हमारी और आपकी। तो पुष्कर टॉक्स में स्वागत कीजिए वीरेंद्र अधिकारी जी का। काफी अच्छा लगा। अच्छी बात यह है कि जितने लंबे टाइम से मैं तुम्हें जानता हूँ उतने टाइम से मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा जो आपकी ग्रोथ रही है ना। मैंने एज ए स्टूडेंट्स मेरी मुलाकात हुई थी तुमसे, तब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और मैं एज अ रिसोर्स पर्सन मिला था तुमसे जी। उसके बाद तुम्हारा कॉर्पोरेट में जाना, फिर यहाँ आके ये कुछ नया शुरू करना बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आगे के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप जानते हैं मैंने जर्नलिज्म में कुछ समय काम किया हुआ है जी। तो किसी भी वीडियो को बनाने के लिए एक कैमरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आप जो हैं वो कैमरा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आपने काफ़ी साल कैनन में काम किया हुआ है और कई आपने वर्कशॉप्स करी हैं देश भर में जाके, जो मैंने आपके प्रोफाइल पे जाके देखा कई सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, राइट। उसमें फरहान का जो कैरेक्टर है उसमें कैमरा का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है कि सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर बनने के लिए पेरेंट्स जो हैं वो एग्री नहीं करते। तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी रही? क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आपने ये फील्ड किस मोटिवेशन से शुरू किया? काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जब 3 इडियट्स आई थी तो सबने मेरे को स्पेशली क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम तो नहीं था बट फेसबुक काफी अच्छा पॉपुलर था, तो लोगों ने मेरे को काफी टैग किया, क्योंकि उसके जब क्लिप्स आती थी या कोई वीडियो आता था तो लोग उस पर टैग करते थे और या मेरे को बोलते थे कि यार ये तो ऐसा लगता है तेरी लाइफ ही देख रहे हैं हम लोग करके। है ऐसा। मैंने भी इंजीनियरिंग की, उसके बाद से फिर कॉर्पोरेट की जॉब और धीरे धीरे फोटोग्राफी में शिफ्ट होना काफी बड़ा शिफ्ट था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनालिटी है या जो आपकी अपब्रिंगिंग है वो बहुत मैटर करती है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है ना। जैसे आप जर्नलिज्म को जानते हो तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी प्रोफेशन को चुनते हैं, बट सही बात यह है कि प्रोफेशन हमें चुनता है ना, क्योंकि हम में वो क्वालिटीज हैं जो उस प्रोफेशन से मैच करती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा। मैं बचपन में ड्राइंग करता था बहुत। मेरा जो कमरा था वो कमरे की पूरी दीवारें ड्राइंग से भरी रहती थी। कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसमें से देख के मैंने उसका ड्रॉ न किया हो, कलर न किया हो। काफी सारे कलर्स अभी भी, वो बचपन के कलर्स अभी भी पड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे वो सब छूट गया। अगर आप आज से कुछ साल पहले जाते हो कुछ डिकेड्स पहले जाना पड़ेगा बिकॉज हम थोड़े से पुराने हैं, तो वहां पर 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप आर्ट्स ले सकते हो या साइंस ले सकते हो। तो जिस माहौल में हम पले बड़े थे उसमें आर्ट्स के लिए कोई जगह नहीं थी। तो 8वीं के बाद वो सब छूटा, साइंस में चले गए। देन इंजीनियरिंग की अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जब कॉर्पोरेट में चले गए तो फिर से आपकी एक अलग लाइफ शुरू हो जाती है, जहां पर आप एक कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय बन के काम शुरू करते हो, पैसा कमाना शुरू करते हो। बट वही टाइम होता है जब आपको रियलाइज होता है कि अब आपकी जेब में कुछ पैसे हैं जिनसे आप उन चीजों को भी पूरा कर सकते हो जो चीजें छूट गई थी। तो 2008 में जब मैंने जॉब शुरू की थी तो उस टाइम पे मैं HCL में काम करता था, और HCL नोकिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था इंडिया में। तो बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि जो उस समय नोकिया के फोन्स आया करते थे वो हमारे ऑफिस से ही गुजरते थे, और मुझे जो डेड ऑन अराइवल थे उनको देखने का मौका मिलता था, बिकॉज उनकी जो टेस्टिंग टीम थी वो टेस्टिंग टीम से अच्छी जान पहचान थी। तो काफी सारे कैमराज, और उस समय मोबाइल फोन्स में कैमरा आना ही शुरू हुआ था इंडिया में। आ चुके थे पहले बट शायद वो उतने कॉमन लेवल पे या कम प्राइस लेवल पे 2 MP के 4 MP के कैमरा, इवन मैंने 0.3 MB MP 0.5 MP के और 1 MP और 1.3 मेगापिक्सल वो भी कैमरे मैंने देखे हैं, मैंने इवन यूज किए हुए हैं। तो मैंने अपने लिए एक फोन खरीदा था N93, एक स्लाइडर फोन आया करता था, और वो फोन ऐसा था जिसने वापस मेरी दुनिया पलट के रख दी।
मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन ही किया था और उसका मिलना मतलब वो ये हुआ कि कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हुई एक तरफ और दूसरी तरफ फोटोग्राफी की लाइफ शुरू हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे उसी को एक्सपेरिमेंट करते रहे। अच्छी बात ये थी कि मेरे पास प्रिंटिंग की एक्सेसिबिलिटी थी। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप फोटोग्राफी में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको प्रिंटिंग आनी चाहिए। Okay. आपने प्रिंट्स देखे होने चाहिए, बिकॉज स्क्रीन बदलती है तो आपका कलर बदलता है, आपका डिटेलिंग बदलती है, लेकिन प्रिंट आप एक बार प्रिंट करो या 1000 बार प्रिंट करो, प्रिंट नहीं बदलते, यूजुअली नहीं बदलते। तो इस टाइम पे आप अपना जॉब भी परस्यू कर रहे थे और साथ में आप फोटोग्राफी भी कर रहा था मैं जी। तो और उनके प्रिंट्स जो भी मैं फोटोग्राफ लेता उसके प्रिंट्स लेता था। तो कई बार ऐसा होता था पूरा फोटोग्राफ पीला आता था, पूरा फोटोग्राफ नीला आता था, मुझे नहीं पता था वो क्यों आ रहा है, बट वो खींच रहा था मैं उसे। आप ये कह सकते हो कि मैंने अपने माइंड्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया था कि फोटोज बेसिकली जो फोटोग्राफी में एक बहुत बेसिक बात बोली जाती है कि आपको अपने माइंड को फ्रेम्स देखने के लिए ट्रेन करना होता है जी। वहां से फिर मौका मिला 2011 में कैनन ज्वाइन करने का, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। सब जानते हैं कि पिछले 20-22 सालों से नंबर 1 कंपनी रही है कैनन, और जब आप ऐसी जगह पहुंचते हो जहां हर जगह पर आपको कैमरे लगे हुए दिखाई देते हैं, तो ये तो एक ऐसा हो गया कि आप लोग कहते हैं कि आग में घी डालना, हम ये कहते हैं कि हमने आग और घी और अपने को एक साथ डाला था उसमें, क्योंकि सबने इतनी फायर जनरेट की कि मैं जिसके पास भी कैनन में कैमरा दिखता, क्योंकि जब हमारी मीटिंग्स होती थी, जब हमारा कहीं बाहर आउटिंग का प्रोग्राम होता था ऑफिशियली, तो हम लोग जाते थे, तो जिसके पास भी कैमरा मिलता था मैं उसके पास पहुंच जाता था कि आप मुझे कैमरा यूज करने देंगे, क्योंकि डीएसएलआर का एक और अलग ही होता है। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे मुझे और पुश करता गया। फिर 2013 में मैंने अपने लिए डीएसएलआर खरीदा। बहुत बेसिक लेवल का कैमरा था, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। मैंने वो कैमरा 2013 से 2018 तक चलाया, 5 साल, और 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फोटोग्राफी की जी। और ये है कि मेरे को कैनन में रह के कैनन के लोगों से सीखने का मौका मिला, कैनन के जो मेंटर हैं उनसे सीखने का मौका मिला। बस धीरे 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 कब वो कॉर्पोरेट और वो आप ये कह सकते हो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन छूट के फोटोग्राफी में शिफ्ट हो गए, पता ही नहीं चला। एक स्मूथ ट्रांजिशन। और अब आप पूरे फुल टाइम जॉब जो है आपकी, हाँ, मैंने फोटोग्राफी से रिलेटेड। बिल्कुल 2017 में मैंने अपनी जॉब स्विच की थी इंटरनली, जहां पर मैं इंजीनियरिंग से फोटोग्राफी में आ गया। बस वो टाइम था। तब मैं लास्ट टाइम मैंने किसी को बोला होगा कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ करके। उसके बाद से 2017 के बाद से फिर हमेशा ये हो गया कि अब मैं एक ट्रेनर हूँ। और इसके बाद से धीरे धीरे जो एक हल्द्वानी का इंजीनियर लड़का था वो धीरे धीरे फोटोग्राफी कोच बनता चला गया। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो कि मैंने अपनी जर्नी उससे पहले शुरू कर दी थी जी। बेसिकली वो कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, लेकिन वो एक सीखने का दौर था जहां पर हम खुद भी सीख रहे थे और दूसरों को भी सीखने में हेल्प कर रहे थे। तो एक टीचर के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोफेशन में जी प्रोफेशनल बहुत होते हैं, लेकिन हर प्रोफेशन में टीचर नहीं होता। राइट। आपको सिखाने वाला जो है, सिखाने के लिए आपको कुछ अलग से स्किल्स चाहिए होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आप में होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं डाला जा सकता, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है। मेरे में शायद वो बाय डिफॉल्ट था, तो मैं हर चीज को इस तरीके से सीखता गया कि उसे दूसरों को समझा सकूं जी। तो हम अपनी फोटो वॉक्स करते थे दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे एरियाज में। तो जहां भी जाते थे दूसरे दिन क्या बताना है उसके लिए 1 हफ्ते की तैयारी चलती थी कि इस वीकेंड पे हम लोग इस चीज पे फोटो वॉक करने वाले हैं, तो उसको पूरा सीखना होता था, प्रैक्टिकल करके देखना होता था। देन फिर उसके बाद आप वीकेंड पे जाके और उनको समझा रहे होते थे। कमाल की बात ये थी हम सिर्फ समझा नहीं रहे होते, हम सीख भी रहे होते थे। बिल्कुल। तो हमने साथ में सीखा, साथ में समझाया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज की अगर आप आज के स्टेट्स की बात करो तो मुझे 350 से ज्यादा वर्कशॉप्स मैं कर चुका हूँ नेशन वाइड जी। लगभग 21 से 22 स्टेट्स में मैं ट्रेवल करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट्स में फोटोग्राफी की एजुकेशन दे चुका हूँ। और ये सारी चीजों की जड़ है वो बचपना, जिस बचपने में ड्राइंग, रंग, उन सब चीजों से जो साबका था, वही आज एक अलग डिजिटल की दुनिया में चला गया, लेकिन रंग वही है, ड्राइंग्स वही हैं सारी। अभी तक आपने इतना लंबा करियर अपना बिताया है फोटोग्राफी के साथ में, तो वर्कशॉप के साथ आपने भी कई चीजें सीखी और इम्प्लीमेंट करी। तो आपकी कुछ फोटोज जो फेवरेट हों और उनके पीछे की स्टोरी क्या रही, क्या स्टोरी आप कैप्चर करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे, और क्या वो फोटो में पोर्ट्रे हो पाई या नहीं हो पाई, वो कौन सी कुछ फोटोज हैं? बहुत बार ऐसा होता है जब आपके पास वो फ्रेम नहीं होता जो आपकी स्टोरी कन्वे कर दे, लेकिन आपके एडिटिंग स्किल्स उसको उस लायक बना सकते हैं। ठीक है, मैं इस समय के साथ साथ सीखता रहा, लेकिन अभी भी जब मैं अपनी वर्कशॉप्स में इमेजेस शो करता हूं तो मेरी 2014, 15, 16, 17
उस दौर की सबसे ज्यादा फोटोज होती हैं जिनको मैं दिखाता हूँ। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो अच्छी है या उनसे अच्छा मैंने फोटोग्राफ दोबारा कभी नहीं खींचा, बल्कि इसलिए कि क्योंकि वो फोटोग्राफ था जो उस दौर में मैंने सबसे अच्छा खींचा था। मैंने एक फोटोग्राफ खींचा था जो हमने लोटस टेम्पल में खींचा था, वो फोटोग्राफ मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने जब एस्ट्रो फोटोग्राफी शुरू की तो एस्ट्रो फोटोग्राफी के टाइम पर हमने देखा, मुझे एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं आती थी, मैंने बहुत रिसेंटली इसको शुरू किया। मैंने 2019 से एस्ट्रो फोटोग्राफी शुरू की थी, तो 2019 में जो फोटोग्राफ्स मैंने खींचे मैं बहुत खुश हुआ उनको देख के, क्योंकि वो एक नई चीज थी जो मैंने सीखी। हर नई चीज आपको एक्साइट करती है, राइट। उसके बाद से फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी का लेवल बढ़ाया, मैंने लाइट पेंटिंग का लेवल बढ़ाया। जब मैंने लाइट पेंटिंग शुरू की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली लाइट पेंटिंग की तो मेरे सारे बाल, अच्छे खासे बाल जल गए थे। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है। आप अगर मेरा स्टील वूल या इस टाइप के फोटोज देखोगे तो वो मुझे नहीं पता था, वो वापस मेरे ही ऊपर आना है उसने। समहाउ अब न्यूटन जी को भूल जाते हो कि ग्रेविटी अपना काम करती है और वो जो स्पार्कल ऊपर गए हैं वो स्पार्कल वापस नीचे आएंगे। तो मेरी टी शर्टें जलना, मेरे कपड़े जलना, मेरे बाल जलना, बहुत कॉमन सी सिचुएशंस होती थी। बट यस, एनीवे वो आपको अच्छी लगती हैं। फिर लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने एक एस्ट्रो फोटोग्राफ खींचा जिससे मैंने एक नेशनल कंपटीशन जीता। वो फोटोग्राफ मैंने अपने घर के आंगन से खींचा था, अपने ही घर को टारगेट करके। पीछे उसमें एक लाइट ट्रेल बनी हुई। उसके बाद फिर मैंने लाइट पेंटिंग्स करनी शुरू की। तो हम एक यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वहां पर एक क्यूरियोसिटी में उन्होंने पूछा था, जो क्लब की इंचार्ज लेडी थी, उसने बोला था कि सर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी आज तक ना किया हो। मैंने कहा लेट्स टेक इट एज चैलेंज की जो मैंने आज तक कभी किया नहीं हो, क्योंकि मैं यूजुअली नया एक्सपेरिमेंट करने में कभी नहीं घबराता। ठीक है, स्पेशली लाइट पेंटिंग के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज की नॉलेज टेक्निकल और आपको क्रिएटिव नॉलेज हो जाती है तो घबराते नहीं है। लेकिन क्योंकि टाइम लगता है चीजों में, तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर ओनली 1 चांस, मैं एक चांस लूंगा और मुझे एक इंडिया का मैप बनाना है। ओके। तो वो सिंगल शॉट, इंडिया का मैप बनाया था मैंने। वो सिंगल शॉट एक बार में शूट किया, एक ही शॉट पे शूट हुआ था। और वो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उसे दोबारा कभी रिपीट नहीं किया। ये नहीं कि मैं उसे दोबारा नहीं बना सकता, बल्कि ये क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं अपने को चैलेंज उस हिसाब से करना चाहता था कि मैं सिर्फ एक बार बनाऊंगा और एक बार में ही मैक्सिमम परफेक्ट होना चाहिए। इंडिया का अगर हम बात करें, इंडिया में मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। एग्जैक्टली। उनका जो है मेन गोल जो होता है कि जहां पैसा इन्वेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो वहां से कितना आउटकम निकल सकता है। एग्जैक्टली। अब अगर हम बात करें डीएसएलआर की, तो 1-1.5 लाख का डीएसएलआर आ रहा है, जो कि बहुत ही क्लियर फोटो ले सकता है, सब कुछ ले सकता है। वहीं 1-1.5 लाख का आईफोन आ रहा है, जो वो भी क्लियर फोटो देता है। फोटो के मामले में सैमसंग, आईफोन, ये सब बहुत पॉपुलर है। और उसके साथ उसमें कॉलिंग हो सकती है, मैसेजिंग हो सकती है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो इंडियन मेंटालिटी से अगर देखा जाए तो वो फोन प्रेफर करेंगे। राइट। तो फोन और डीएसएलआर के फोटोग्राफी में कितना फर्क आता है और दोनों में क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं आज के टाइम पे, क्योंकि फोन जर्नलिज्म भी चलता है, फोन फोटोग्राफी भी बहुत चलती है, और डीएसएलआर तो डीएसएलआर है ही, लेकिन वो सिंगल पर्पस के लिए। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 2011-12 के बाद से कैमरा मार्केट बहुत तेजी से डाउनफॉल हुआ। क्यों? क्योंकि फोन राइज हो रहा था। राइट। और जो आपने बोला कि एक बेसिक एक फैमिली की नीड क्या है, एक फैमिली की नीड है एक ऐसा इक्विपमेंट जो मल्टीपल काम कर सके। राइट। और फोन उस पर फिट बैठता है। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे बड़ा चैलेंज बन के आया वो था कि लोग ऐसा इक्विपमेंट चाहते हैं जो उनको सिर्फ बटन दबाना पड़े, सब कुछ करके दे दे। राइट। मैं ये नहीं कहता कि डीएसएलआर पॉपुलर नहीं है। आप आज के डेट में देखोगे लगभग हर तीसरी फैमिली के पास एक डीएसएलआर है। राइट। डीएसएलआर की कॉस्ट मोबाइल फोन के कंपैरेटिवली बहुत कम है। आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो, लेट से मैं आपको बोलूं कि आपने एक 25,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, लेकिन आप उस 25,000 रुपए के मोबाइल को 2 साल नहीं चला पा रहे। आप एक 50,000 रुपए का डीएसएलआर खरीदो, 10 साल चलाओ, 10 साल के बाद भी उसमें वो क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है। राइट। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब जब आप एक फोन खरीदते हो और एक बटन प्रेस करते हो, आपका जो फोटो है वो बना बनाया फोटो आता है। पीपल डजंट नो अबाउट द टेक्निक की क्या टेक्निक यूज करके फोन ने उनको वो फोटोग्राफ दिया है। जब आप एक डीएसएलआर का बटन प्रेस करते हो, इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट द सेम काइंड ऑफ फोटोग्राफ, क्योंकि इसमें इतनी आसानी से फोटोग्राफ नहीं आता। फोटोग्राफ आया, उसके बाद आप उसे प्रोसेस करके लाख गुना बेहतर बना सकते हो, बट द रियल क्वेश्चन इज प्रोसेसिंग करेगा कौन?
एडिटिंग करेगा कौन, राइट? हर कोई तो एडिटर नहीं है। ये एक चैलेंज है। तो हमने देखा 2011-2012 से DSLR बहुत तेजी से डाउनफॉल होना शुरू हुआ। सरप्राइजिंगली लॉकडाउन एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर बन के आया जिसने पूरा मार्केट का थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। बिलीव मी, ये वो टाइम था जिसने लोगों का परसेप्शन होता है वो बदल दिया। क्यों? आप YouTube देखते हो, आपने देखा कि एक बंदे ने मोबाइल से बनाया वीडियो और एक बंदे ने सेम इंफॉर्मेशन DSLR से रिकॉर्ड करके आपको शेयर किया है। नाउ द DSLR हैज बिगर इम्पैक्ट, जी, राइट? तो हमने, क्योंकि हम इंडस्ट्री में काफी लंबे टाइम से हैं, बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि सारे DSLR के स्टॉक खाली हो गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि आपके पास नया स्टॉक नहीं आ सकता, सब कुछ बंद है, पूरी दुनिया बंद है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है। अब वो डिमांड क्यों बढ़ रही है? उससे पहले लोगों के पास मोबाइल था इसलिए क्योंकि वो मोबाइल रखना चाहते थे जी, और उसमें कुछ चीजों को देखना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उस मोबाइल से कुछ बनाना चाहते थे। नाउ अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कितना ही देख लोगे आप। तो चलो, अब आपने बोला कि मेरे दोस्त ने एक चैनल खोला है, मैं भी खोलूंगा जी। या एक हाउस वाइफ ने सोचा कि मेरी जो दोस्त हैं उन्होंने अपने अपने चैनल खोल लिया, मैं भी खोलूंगी, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं जो खाना बनाती हूँ उसी खाने को दिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि मोबाइल फोन वो क्वालिटी आपको नहीं दे सकता जो क्वालिटी आप अपने टीवी पे देख पा रहे हो, जो आप अपने टीवी पे देख पा रहे हो, जो आप अपने मोबाइल फोन पे देख पा रहे हो। इसने DSLR को एक, आप ये कह सकते हो कि जो हम यूजुअली बोलते हैं कि CPR देना पड़ता है ना जी, तो वही मोबाइल मतलब उस नीड ने पूरी डूबती हुई तो नहीं कह सकते, लेकिन श्रिंक होती हुई DSLR की इंडस्ट्री को वापस पंप कर दिया। ओके, अब लोग 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन नहीं खरीदना चाहते जी, वो 50,000 रुपए का DSLR खरीदना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज नाउ दे न्यू इससे वो क्वालिटी आ सकती है जी, ठीक है। तो हमने 2020 के बाद से बहुत तेजी से DSLR का मार्केट वापस उठते हुए देखा। मेरे जैसा कोई न्यू कमर आ रहा है वीडियो मेकिंग के लिए या फोटोग्राफी में अभी एंटर किया है, तो उसके लिए बेस्ट मॉडल बिगिनिंग के लिए कौन सा होगा? सो दो चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। पहला DSLR जिस टर्म को बोला जाता था वो टर्म अब खत्म हो गया। नाउ इट इज शिफ्टेड टू मिररलेस, राइट? सो मिररलेस इज मोर पावरफुल टुवर्ड्स वीडियोग्राफी। DSLR थोड़ा सा कम था। DSLR इज मोर अबाउट फोटोग्राफी में बहुत अच्छा था। इवन अभी भी अगर आप देखते हो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए लोग अभी भी DSLR प्रेफर करते हैं बिकॉज इट हैज दैट कैपेबिलिटी। बट वीडियो कंटेंट के लिए आप मिररलेस पे स्विच हो जाते हो। तो मिररलेस का प्लस पॉइंट क्या है? ये आपका मोबाइल फोन है जी। आपका मोबाइल फोन भी मिररलेस टेक्निक पे काम करता है, फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली, सेम टेक्निक है, राइट? और जो आपका वीडियोज है वो वीडियोज काफी अच्छे हो गए। अगर आप आज की डेट में अगर आपके पास कंपेटेबल डिवाइस है तो आप अपने डिवाइस पे 8K में YouTube वीडियोस देख सकते हो, बिकॉज YouTube ने वो अपने प्लेटफॉर्म को इतना अपडेट किया है कि आप उसमें 8K कंटेंट अपलोड कर सकते हो। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक फोन है जिसमें 4K रिकॉर्ड किया जा सकता है और आपके पास एक DSLR है जिसमें 4K रिकॉर्ड किया जा सकता है। आपका फोन है 1.5 लाख रुपए का, आपका DSLR है 50,000 रुपए का। स्टिल अगर आप कोई भी कंटेंट बना के अपलोड करते हो, द 50,000 DSLR 4K हैज bigger color contrast light capability comparatively your 1.5 lakh rupees phone, right? 4K डेटा ही आप दोनों में बना रहे हो, बट इसका 4K काफी बड़ा है। एक DSLR का, एक मिररलेस का 4K बहुत बड़ा है। तो लोगों ने, जो अच्छे यूट्यूबर हैं, जो अच्छी लेवल पे यूट्यूबिंग करते हैं, सबको ऐसा लगता है कि शायद वो फोन यूज करते हैं क्योंकि वो बार बार अपना फोन दिखाते हैं। फोन वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ब्रांड्स उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारा फोन दिखाओ, बट एक्चुअल में वो सारी रिकॉर्डिंग DSLR पे होती है, राइट? क्योंकि सी, अगर आप ये बोलते हो कि मेरा डिस्प्ले मीडियम 5 इंच की स्क्रीन है, तो 5 इंच की स्क्रीन तो आप इसमें SD में डेटा दिखा सकते हो जी। SD इज 480, ठीक है, आप 480 में डेटा दिखा सकते हो। 480 में बहुत बहुत सही डेटा इसमें दिख जाता है। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले मीडियम एक 86 इंच की स्क्रीन है जी, तब फिर वो 4K आपका SD डेटा किसी काम का नहीं है जी। नाउ द क्वेश्चन इज, आपका फुल HD डेटा भी किसी काम का नहीं है जी। क्या हो अगर आपके पास एक बड़ी स्क्रीन है, जिस बड़ी स्क्रीन में आप 8K का कंटेंट देख सकते हो, और आपको मैं 8K का कंटेंट दिखा दूं, वंस यू विल
एडिक्टेड विद द 8K कंटेंट, मैं गारंटी लिख के कहता हूँ आप 1080 जिसको हम फुल HD बोलते हैं उस पर वापस आओगे ही नहीं जी। अगर आपके घर में वो लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्क पड़ता है। अगर आपके पास एक अच्छा इक्विपमेंट है जिससे आप इस तरीके की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो वो इक्विपमेंट आपको आपके यूजर्स को भी वही एक्सपीरियंस दे सकता है जी। इसी वजह से लोग आज की डेट में कैनन का जैसे R1 आता है या R5 Mark II आता है, इनको इस वजह से लेते हैं बिकॉज ये इक्विपमेंट्स आपके लिए 8K डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके। और नाउ वट एवर यू आर रिकॉर्डिंग नाउ इट इज फ्यूचर रेडी, मतलब क्योंकि हम अपग्रेड होंगे। ठीक है, एक टाइम था जब हमने इतनी छोटी सी स्क्रीन देखी थी जिसमें खाली बस आप नंबर टाइप कर सकते थे और वो नंबर भी 2 लाइनों में या 3 लाइनों में चला जाता था। अब वो स्क्रीन बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई है 5 इंच, 5.5 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच की स्क्रीन लेके हम घूम रहे हैं अपनी जेबों में। लेकिन इस स्क्रीन की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। किसी टाइम ये बहुत पैथेटिक रेजोल्यूशन दिखाता था, आज के डेट में 4K रेजोल्यूशन दिखा सकते हैं। जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता है किस लेवल की स्क्रीन आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे ये चीजें अपग्रेड होंगी, आपने जस्ट याद करो शायद 2020 तक आप 144p पे अपना डेटा देखते होगे। आज के डेट में आप 720 मिनिमम देखते हो। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है। तो जैसे जैसे वो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि जितना फ्यूचर के लिए आप डेटा बना रहे हो, वो डेटा आज अगर आप 8K में बना रहे हो तो आने वाले कुछ 5 साल 10 सालों तक वो डेटा चलेगा। ओके। नहीं तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाएगी। उस समय जो नया डेटा बनाएगा 8K में उसकी क्वालिटी चलेगी फिर। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए करें, वो फ्यूचर के लिए रेडी, वो फ्यूचर रेडी काम हो सकता है ना जी, वो फ्यूचर रेडी काम हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे फोटो वर्कशॉप अरेंज कराई गई थी, तो हम लोगों ने सेमिनार हॉल में एक फोटो वर्कशॉप अरेंज करी थी और आपने फोटोग्राफी के बेसिक्स हम लोग को समझाए थे और फिर हम लोग को बहुत ही थोड़ा समय मिला था प्रैक्टिकल करने का। राइट। तो जब आप अदर इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज वाले में अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो आप कम दे पाते हैं। लेकिन जब आप फोटोग्राफी स्टूडेंट्स को वर्कशॉप कराने जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहता है जब आप फील्ड पे जाते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ पुष्कर, अगर आप लेट्स से मैं आपको बोलूं कि हम एक फोटोग्राफी की वर्कशॉप करने वाले हैं, आप एक बेसिक मोबाइल होल्ड करते हो, लेट्स से 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज का 10-15 हजार रुपए। अब कमाल की बात क्या है, आज की डेट में आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, यूजुअली मेरा जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या तो मास कॉम कॉलेजेस हैं। तो आज भी अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो लोगों के पास 10,000 रुपए का फोन है, 15,000 रुपए का फोन है, मैक्सिमम 25,000 रुपए का फोन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ ही लोग हैं जिनके पास आईफोन या बड़े फोन होते हैं। उनके मन में हमेशा एक सवाल होता है, पहला सवाल कि क्या DSLR जरूरी है, राइट? दूसरा सवाल, मेरे पास तो बहुत बेसिक फोन है, क्या मेरे को इस वर्कशॉप को अटेंड करने का कोई फायदा होगा? बिकॉज चीजों की नॉलेज आप आज के डेट में यूट्यूब से भी ले सकते हो। राह चलते भी आपको जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके टीचर हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बता सकते हैं, बट वो हेल्पफुल नहीं है। क्यों हेल्पफुल नहीं है? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे तो आप बिल बोर्ड्स पे देखते हो, शॉट ऑन X, शॉट ऑन Y फोन, और बड़े बड़े बिल बोर्ड्स छपे हुए हैं, बट आपको पता है कि वो आपके मोबाइल फोन पर नहीं आ सकता, राइट? मेरी वर्कशॉप्स का जो बेसिक आप ये कहो कि बेसिक थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि जो भी हम बताएं वो आप अपने फोन पे अचीव कर पाए। जी, मैंने आपको एक चीज बताई और उस चीज का प्रैक्टिकल करके आपके फोन पे ही दिखा दिया, विदाउट इवन आस्किंग अबाउट योर फोन मॉडल, द फोन प्राइस। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि आप अपना कैमरा ऑन करो एंड यू विल गेट दिस। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो सडनली सारे बच्चों को एक्साइट कर देता है। यू वॉन्ट बिलीव, हमने ऐसे ऐसी वर्कशॉप्स करी हैं जहां पर हमारे पास टीचर आते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज के VC बैठे हुए हैं क्लास में, राइट? और आप चीजों को बता रहे हो और उनके मुंह से ना वो मतलब उनकी स्माइल बड़ी होती जा रही है, उनके मुंह से मतलब ऐसे शब्द निकलते हैं कि आप फ्लैटर हो जाते हो। मतलब वो इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं आपको, बिकॉज फोन की क्वालिटी, फोन के मॉडल में डिफरेंस होता है जी। उनके पास बड़े फोन है, बट उनका एक ही बात होता है, हमें नहीं पता था कि हमें आज तक नहीं पता था कि हमारे फोन से ये भी किया जा सकता है। दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर देम, और ये बिगेस्ट फीडबैक है मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि हर किसी का यही कहना होता है कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मतलब अगर जैसे मेरे पास OnePlus का फोन है, नॉर्मल सा एक फोन है, तो क्या इससे भी लाइट पेंटिंग जो है आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप यकीन नहीं करोगे, 2023
तक मेरे पास रेडमी का नोट 8 था जिसकी कॉस्ट 10,999 रुपीज थी। ओके 2023 तक। मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा, मैं आपको 10 साल पुरानी बात नहीं बता रहा, मैं आपको 2023 की बात बता रहा हूँ जी। 2024 में जनवरी में मैंने पहली बार अपने लिए फोन पे इन्वेस्ट किया और मैंने दूसरा फोन खरीदा जी। जो अभी 25,000 रुपए का, मैं मोटरोला यूज करता हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ 10,000 रुपए का फोन यूज कर रहा था। आप ये सोचो, मैं वर्कशॉप्स कर रहा था 2017 से, तो मैं ऑफिशियली कैनन के लिए वर्कशॉप्स कर रहा हूँ जी। तो 2017 से 2023 तक मेरे पास फोन हमेशा बेसिक कैटेगरी के ही रहे। क्यों? क्योंकि मैं हर किसी को यही बताना चाहता था कि वट एवर यू हैव यू कैन गेट द रिजल्ट ऑन योर इक्विपमेंट, राइट। अगर मैं अपने फोन पे ले सकता हूं जो सिर्फ 10,000 रुपए का है, आप भी ले सकते हो जी। इट नीड्स करेक्ट सेटिंग, इट नीड्स अ ट्रस्ट ऑन योर इक्विपमेंट, राइट। अगर आप भरोसा नहीं करोगे आपका कैमरा क्या कर सकता है तो फिर आप कैसे होगा? हर कोई ये कहता है कि मेरा फोन अच्छा नहीं है, हर कोई, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। आप कहीं पर भी चांदनी चौक पे खड़े हो जाइए, आप दिल्ली में इंडिया गेट पे खड़े हो जाइए और 100 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, 100 में से 90 लोग बोल देंगे मेरा फोन अच्छा नहीं है जी। और मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, एक बार अगर वो मेरी क्लास में एक प्रैक्टिकल ज्वाइन कर लेंगे ना, उसके बाद हर कोई बोलेगा मुझे पता ही नहीं था मेरे फोन में ये भी हो सकता है। मतलब बेसिक सी चीज है कि लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, राइट। अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, इस तरीके से किसी ने कभी बताया नहीं, समझाया नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। मैं अपने पास जो अभी कैनन का R6 यूज करता हूँ, द इक्विपमेंट कॉस्ट में अराउंड 2 लाख रुपीज प्लस 1.5 लाख रुपए का लेंस लगा हुआ है। टोटल कॉस्ट इज 3.5 लाख रुपीज फॉर द सेटअप। उस 3.5 लाख रुपए के इक्विपमेंट पे मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट ऑन योर 10,000 रुपीज मोबाइल फोन। अब आप बताओ, अगर आपको वो रिजल्ट ऑन द स्पॉट बैठे बैठे मिल जाता है आपके फोन पे, तो क्या आप सरप्राइज नहीं होगे? लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आता है कि अगर हम सेम रिजल्ट फोन से ले सकते हैं, फिर हम DSLR क्यों खरीदेंगे? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच काइंड ऑफ फोटोग्राफ यू वांट जी, राइट। आपको किस टाइप का फोटोग्राफ चाहिए? आपने लाइट पेंटिंग के बारे में पूछा था, सो द आंसर वाज रिलेटेड टू द लाइट पेंटिंग। सो अगर आप लाइट पेंटिंग की बात करते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम कहना जरूरी है क्योंकि एग्जैक्टली वो नहीं आता, सबको पता है वो चीज नहीं होती है, बट एक 5 इंच की स्क्रीन के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इट लुक्स लाइक द सेम, राइट। अगर आप ये बोलो कि मुझे उसका एक प्रिंट लेना है और प्रिंट लेना है 6 बाय 6 फीट का, इट विल नॉट वर्क जी, क्योंकि इस बार बाकी और फैक्टर्स काम में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सेटिंग्स की बात करते हो, आप स्क्रीन की बात करते हो, आप डिस्प्ले की बात करते हो, आपको मैं एक ऐसे डीपी खींच के दे सकता हूं जो मेरे DSLR पर भी सेम दिखती है, आपके फोन पर भी सेम दिखती है जी। व्हाई? बिकॉज डीपी मीन्स कोई छोटा सा जो आप अपने फोन की स्क्रीन पे किसी को दिखा सकते हो। बेसिकली जब डिटेलिंग की बात आएगी तो हमें DSLR ही चाहिए। एग्जैक्टली। जब आपको डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है, जब आपको कलर्स में रिचनेस की जरूरत पड़ती है, जब आपको लाइट में रिचनेस की जरूरत पड़ती है, एनीवे फिर आपको DSLR पे ही जाना पड़ेगा। ओके, तो मीन्स अगर हम कोई बेसिक काम कर रहे हैं, जैसे मैं केवल इंस्टा पे अपलोड करने के लिए फोटो खींचना चाहता हूँ, तो मैं अपने फोन से सफिशिएंट फोटो खींच सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे बैनर बनवाना है, प्रोफेशनली उस वर्क से अटैच्ड हूं, तो मुझे DSLR ही चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि मुझे मैं एक काम को अपने काम को प्रोफेशनली करना चाहता हूं, तो मैं सीधी बात, मैं 1000 बातों को काट के एक बात आपको बोलता हूं कि गो फॉर मिररलेस और DSLR जी, ठीक है। क्यों? आप ये कहते हो कि मुझे Formula 1 रेसिंग करनी है, लेकिन मैं साइकिल से मतलब Formula 1 रेसिंग करना चाहता हूं, दैट इज नेवर पॉसिबल जी। ठीक है, साइकिल में आप 50 चीजें लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसे Formula 1 के लिए के हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते। दैट इज नॉट मींट फॉर दैट। जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज जो लोग ले रहे हैं उनके पास जाते हैं और जब उनका कोर्स चेक करते हैं, तो आपको क्या फर्क दिखाई देता है? जैसे कि मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, जब मैंने जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ा था और जो मैंने जॉब करी आगे, उसका कोई वास्ता नहीं था। कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो बेस जो है वो बहुत पुराना है। राइट। क्या फोटोग्राफी कोर्सेज में आपको ऐसे मिले कुछ कोर्सेज? फोटोग्राफी कोर्सेज में अगर आप गवर्नमेंट कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, क्योंकि वो कोर्सेज एकेडमिक्स हैं अभी भी। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो वो अप टू डेट है। लेकिन अगर आप जैसे जर्नलिज्म की बात करें या आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फोटोग्राफी के कोर्सेज हैं उनकी बात करें, तो वो काफी पुराने हैं। अनडाउटेडली मैं इस बात पे कह सकता हूँ कि दैट इज
नॉन रिलेवेंट सब्जेक्ट सिलेबस। ओके, नॉन रिलेवेंट क्यों? नॉन रिलेवेंट, मैक्सिमम जो सिलेबस है वो आज के परिप्रेक्ष्य की बात ही नहीं करता जी वो डीएसएलआर की बात नहीं करता। मिररलेस तो छोड़ दीजिए आप, मिररलेस 2018 से आना शुरू हुआ, जी वो 2018 तक तो बहुत आगे आ गए हम, वो 2008 तक नहीं पहुंचना चाहता। वो पूरे कोर्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से डिजाइन है। तो अभी एसएलआर तक ही सीमित है वो एसएलआर तक ही सीमित है। ओके, है ना। अब आप ये सोचो, आज की डेट में मैं एक लेट से मैं जिसकी पैदाइश हुई है 2004 में, बिकॉज 2004 वाले भी अभी कम से कम 20-21 साल का हो जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन की ईयर्स का एक्चुअल टाइम होता है। 2004 में जब वो 2004 से उसने थोड़ा बहुत सीखना समझना शुरू किया होगा, 4 साल 5 साल, 2008-9 जिस समय वो मोबाइल फोन का कैमरा देख सकता था जी, ठीक है। उसके बाद 2012 का मुझे लगता है 2011-12 वाज द ट्रांजिशन ईयर, जब हमने छोटी स्क्रीन से बड़ी 5 इंच की स्क्रीन पे स्विच मारा था। तो वो पूरी जनरेशन उसी बड़ी स्क्रीन के साथ पैदा हुई है, उन्हीं कैमराज के साथ खेली बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत आगे है। अब आपका एक कोर्स है जिसका सिलेबस आपको आगे पूरे स्ट्रांग होके पुश करने के बदले खींच रहा है, पीछे खींच रहा है, वो बहुत बुरा है। क्योंकि अब एसएलआर का दौर तो लगभग जा ही चुका है। एसएलआर का दौर लगभग नहीं, एसएलआर छोड़िए डीएसएलआर का दौर जा चुका है। डीएसएलआर हम एसएलआर मिररलेस पे एसएलआर से डीएसएलआर पे स्विच हुए डिकेड्स हो गए, उसके बाद डीएसएलआर को ही मिररलेस पे स्विच हुए 7-8 साल हो चुके हैं जी। आप इतना पीछे हो। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि जो एकेडमिक्स में आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है वो जीरो है। ऐसे भी यूनिवर्सिटीज में जाना हुआ जहां डीएसएलआर ही नहीं है। अब लेकिन वहां पे कोर्स, वहां पे जर्नलिज्म का कोर्स है, बट उनके पास डीएसएलआर नहीं है, ठीक है। उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा नहीं है, और वो एक छोटा सा जो सोनी का हैंडीकैम आया करता था 2004-2005 में, उससे वो वीडियो शूट कर रहे हैं। आप क्या क्या एक्सपेक्ट रखते हो? बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने स्कोप की बात करी थी, स्कोप बहुत है लेकिन एकेडमिक्स ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपको सपोर्ट कोई पहुंच ही नहीं रहा है। नहीं, एकेडमिक्स आपको सपोर्ट नहीं करता। और एक चीज जो हमारे यहाँ बहुत खराब है, क्योंकि मैं खुद उस दौर से निकल के आया हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स को कभी भी आपके प्रोफेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। ओके, शिक्षा का अर्थ जॉब दिलाना नहीं है जी, राइट। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे यहाँ क्या होता है, बेटा पढ़ लो लिख लो फिर तो तुम्हारी जिंदगी में मजे ही मजे हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता, कहावत भी थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब दिख रहा है ना लोगों को। 3 इडियट का एग्जांपल फिर से लेते हैं, फरहान वाला। जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली रोकती है कि नहीं नहीं फोटोग्राफी में नहीं जाना है, स्कोप क्या है, पैसा कैसे कमाओगे, राइट। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या फोटोग्राफी में आज के टाइम पे उतना स्कोप है? क्योंकि अगर आप देखें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो चल रही है, इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे आ गए, वो कहीं भी जाते हैं एक वीडियो शूट करते हैं डाल देते हैं और उनकी रीच आ जाती है। बिल्कुल। वहीं पे एक जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो एक फोटो खींच के उसने इंस्टा पे डाला, क्या पता वो परफॉर्म नहीं करे। तो क्या स्कोप है, क्या मोटिवेशन है ये सब करने का? राइट। अगेन मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। पहला, लोगों को ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया इज डिफरेंट जी, रियल लाइफ फोटोग्राफी इज डिफरेंट जी। मेरे पास अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जब लोग कहते हैं कि सर फोटोग्राफी तो खत्म हो रही है जी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, आपको कहां से पता चला कि फोटोग्राफी खत्म हो रही है? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का मतलब है किसी चीज को सोशली लोगों को शेयर करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया को ही पूरी लाइफ मान लो, राइट। तो पहली चीज है कि फोटोग्राफी और सोशल मीडिया दोनों अलग चीज है, ठीक है। पॉसिबली आप देखोगे इंडिया के जो नामी गिरामी फोटोग्राफर्स हैं, उनकी जब फोटोवॉक्स होती हैं तो गिन के लोग आते हैं, उंगलियों में गिन सकते हो आप, इतने लोग आते हैं जी, ठीक है। और वो लोग भी वो आते हैं जो जिनका एज का ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, जो मेंटली स्टेबल है, ओके, ठीक है, मतलब मैच्योर हो चुके हैं जी। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करते हो तो आप देखते हो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको शायद आपने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ है। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट।
अगर आप ये चाहते हो कि आप एक फोन खरीदो और उसके बाद आपके पीछे भीड़ आए, पॉसिबल है, आपके लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के हिसाब से आपको अपने को ग्रो करना पड़ेगा। बट अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास ब्रांड आए, ठीक है, आप एक फोटोग्राफर के तौर पर एक ब्रांड को अप्रोच करना चाहते हो, लेट्स से आप ये कहते हो कि मुझे इंडिया के जो बिगेस्ट फैशन ब्रांड्स हैं मैं उनके लिए शूट करना चाहता हूँ, बिलीव मी कोई भी ब्रांड आपके पीछे वो भीड़ लेने के लिए नहीं आएगा जी। ठीक है, हो सकता है मैं एज ए क्लोथिंग ब्रांड आपको अपना एक सूट भेज दूं और आपको बोलूं कि आप इसको पहन के एक रील बना दो, लोगों की भीड़ भाड़ दिखा दो, वो चलेगा। दैट इज फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, नॉट इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट। मार्केट उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता जी। आप जब एक बार अगर मैं इस शर्ट को पहना हूं और ये शर्ट अगर कंफर्टेबल नहीं है, मैं इसे दूसरी बार किसी भी कंडीशन में नहीं पहनना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस शर्ट को अमिताभ बच्चन जी ने पहना है या इस शर्ट को किसी डोनाल्ड ट्रंप सर ने पहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे किसी काम के नहीं है। ऑनेस्टली मार्केट ऐसे चलता है। अब आप एक फोटोग्राफर की बात करते हो तो वो फोटोग्राफर जब कमर्शियल काम करने जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका काम आपके सोशल मीडिया पे लेट से मैं कहता हूं कि 5 लाख फॉलोअर है, लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी नहीं आती है तो आपको फोटोग्राफी का काम नहीं मिलेगा। कितना भी आप हाथ पांव मार लो आपको नहीं मिलेगा काम। अगर आपको मिलेगा तो आप उसे कर नहीं पाओगे, आपको किसी न किसी फोटोग्राफर को ढूंढना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड रियल लाइफ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हो कि मुझे काम करना है, मुझे अर्निंग करनी है, नाउ सोशल मीडिया ने ही बहुत सारे स्कोप खोल दिए हैं। अगर आपको रील एडिट करनी आती है आप उसमें जा सकते हो। अगर आपको ट्रांजिशन का आइडिया है और आप मोबाइल या किसी फोन या DSLR से ट्रांजिशन कैप्चर कर सकते हो, आपके लिए उसमें स्कोप है। अगर आपको फोटोग्राफी आती है आपके लिए उसमें स्कोप है। अगर आपको लगता है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको पता है कि लोगों से कनेक्ट कैसे किया जाता है, आप उसमें जा सकते हो। बहुत सारे रास्ते खुले। ठीक है, पहले क्या होता था, जो इवन मेरे जब मैं इस प्रोफेशन को लेना चाह रहा था मुझे भी सेम ही बात झेलनी पड़ी थी। पहले ऐसा होता था कि फोटोग्राफर का मतलब होता था वेडिंग फोटोग्राफर, और वेडिंग फोटोग्राफर के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है, जो सबसे खूबसूरती से आपके पलों को रिकॉर्ड करता है उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। अब अगर कभी आप वेडिंग फोटोग्राफी करने जाओगे तो आप देखोगे वहां पर लोग ऐसे बुलाते, ए इधर आओ हमारी फोटो खींचो। नाउ आपका ए और हमारी फोटो खींचो या हमारी फोटो खींच दे या हमारी फोटो खींच शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। राइट, इट डजंट हैव एनी रिस्पेक्ट। तो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी और उस वजह से मैक्सिमम लोगों के सपने वहीं टूटे। क्योंकि पेरेंट्स कुछ भी हो, पेरेंट्स कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे दोस्त लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तुम 10,000 रुपए क्यों कमा रहे हो जी। लेकिन अगर उस 1 लाख रुपए वालों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तुमको रिस्पेक्ट मिल रही, पेरेंट्स विल बी हैप्पी, बिकॉज रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, बहुत। तो इसकी वजह से लोगों ने मार्केट में छोड़ दिया कि हमको वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करनी है या हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन धीरे 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 दौर बदला। ठीक है, आज की डेट में आप देखो, आप किसी भी चीज में अच्छे हो, आप अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में अच्छे हैं, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अच्छे हैं, अगर आप नेचर फोटोग्राफी में अच्छे हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी में अच्छे हैं, आप किसी भी जॉनर में अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा। और अगेन काम आपका सोशल मीडिया से अलग हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे मेंटर्स को जानता हूं जिनका नाम बहुत बड़ा है, जो इंटरनेशनली बहुत रिस्पेक्टेड है, बट जिनको लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो बात वही आती है कि हो सकता है सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट शोबाजी। आप जितना दिखाओगे, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, वही चलता है यहाँ पे। नया आईफोन लॉन्च होता है, शॉट ऑन आईफोन, शॉट ऑन ओप्पो, ये सब हम लोग वीडियो देखते हैं। राइट, वो वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो दिखाया जाता है कि हमने फोन से शूट किया, लेकिन जब हम एक्चुअली वो चीज शूट करते हैं वो चीज वैसी आ नहीं पाती है। राइट, इसके पीछे क्या मैथ क्या है इसके पीछे? चलो मैं इसका एग्जांपल आपको एक दूसरे तरीके से भी देता हूँ जी। आपने कभी ऑनलाइन अपने लिए कपड़े मंगवाए हैं? बहुत अलग आते हैं जो दिखता है वो नहीं होता है। एग्जैक्टली जी। क्या कभी आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन हुआ कि ओके ये मैंने ऐसा देखा था तो ये आपको भी वैसा ही मिला है? नहीं, बहुत रेयर होता है कभी नहीं। कोई एक आध प्रोडक्ट कुछ हो गया। बिल्कुल, इसका एक बहुत बेसिक सिंपल सा रीजन है। देखो, आपने एक मिंत्रा, लेट्स से मिंत्रा की बात करते हैं। मिंत्रा में आपने एक टी शर्ट देखी जो एक क्योंकि उसमें वो मेजरमेंट बताता है कि 6 फीट के इंसान ने पहनी हुई है, M साइज की है और कलर इसका ये है। ठीक है, नाउ पहली बात, आपकी हाइट 6 फीट नहीं है।
दूसरा उसकी फिजिक और आपकी फिजिक में डिफरेंस है जी। तीसरा आपके कलर और उसके कलर में डिफरेंस है, ठीक है। चौथा वो जहां पर खड़े होकर शूट कर रहा है और आप जहां पर बैठे हुए हो या आपके जो कमरे की लाइटिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक टी शर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए उस ब्रांड ने एटलीस्ट 50,000 रुपए खर्चे हैं, इस बात को कोई नहीं जानता, ठीक है। लेट्स से बात करते हैं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं जिसने एक टी शर्ट बनाई है, आप एक मॉडल हो, मैंने आपको 20,000 रुपए में हायर किया, ठीक है, तो 20,000 रुपए का मेरा फ्रंट कॉस्ट हो गई। उसके बाद मैंने कैमरा मैन को हायर किया, या हो सकता है मेरा इन हाउस कैमरा मैन हो, लेकिन एनीवे कैमरा और उस बंदे का मान लेते हैं 3,000 रुपए खर्च हुआ। उसके बाद मैंने लाइट्स हायर की, सबको पता है अच्छी लाइट होगी तो अच्छा कलर जनरेट होगा, मैंने कुछ लाइट्स खर्च की, मैंने एक स्टूडियो बनाया या स्टूडियो हायर किया, उस पर पैसा खर्च किया है, राइट। उसके बाद मैंने एक स्टाइलिस्ट को हायर किया है, मैंने एक मेकअप मैन को हायर किया है, मैंने एक अपने साथ असिस्टेंट्स को हायर किया है, जो या तो कैमरामैन के असिस्टेंट हो सकते हैं या मेकअप मैन के या किसी के भी असिस्टेंट हो सकते हैं। इतना सब मिलके एक फोटोग्राफ बनाते हैं जो आपको मिंत्रा या किसी भी वेबसाइट पे दिखाई देता है जी। उसके बाद वो आपको एस्पायर करते हैं उस चीज को खरीदने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट लुक्स गुड। क्या आपके पास वो है? घर आने के बाद क्या आपके पास ये सब है जो इतना सब कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। नाउ अब इसको लेके आते हैं आपके सवाल पे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि शॉट ऑन एक्स फोन जो आप देखते हो, क्या आपको लगता है कि वो शॉट ऑन एक्स फोन, मैंने अपने हाथ पर अपना फोन उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसके बाद आपको दिखा दिया तो वो ऐसा आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इट्स अ कमर्शियल वर्ल्ड जी, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो क्या मैं किसी भी चीज को दिखने के लिए ऐसे शूट कर दूं आपके लिए? जबकि मैंने आपको ये बोला कि आपने 200 रुपए की टी शर्ट 250 रुपए की टी शर्ट खरीदनी है, उसके लिए अगले जो भी मैन्युफैक्चरर है जो भी वो है उसको 50,000 रुपए की कॉस्ट पड़ी है सिर्फ 250 रुपए की बेचने के लिए, राइट। 50 रुपए की टॉफी बेचने के लिए आपको सलमान खान को हायर करना पड़ता है जी। क्या 50 पैसे की टॉफी खरीदने के लिए? क्या वो उस हमें ये मान सकते हैं कि जो उसका एड शूट हुआ है उसमें सिर्फ 50 पैसे खर्च हुए? तो बेसिकली ये ब्लफ किया जाता है हम लोगों। एनीवे, आप कभी अगर प्रोडक्शन हाउसेस में जाओगे, बिकॉज वी आर रनिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जहां पर हम लोग इन सब चीजों पे काम करते हैं, आप कभी वहां जाओगे तो यू विल सरप्राइज टू सी एक फोन जो कि एक रिग पे माउंट किया गया है, उस फोन की कॉस्ट हो सकता है, लेट्स से इस फोन की कॉस्ट 25,000 रुपए है जी। इसके आसपास जो तामझाम लगा हुआ है उसकी कॉस्ट ही 50 लाख, मतलब 5 लाख रुपए है, लेट्स से बहुत छोटा कर देता हूँ, 5 लाख रुपए की कॉस्ट है जो उसके आसपास में तामझाम लगा पड़ा है, जिसमें बैटरी से लेके, रिकॉर्डर से लेके, एक्सटर्नल रिकॉर्डर से लेके, एचडी डिस्प्ले, उसके बाद आपका फिल्टर्स जी, उसके बाद आपका गिम्बल, क्योंकि इतना सब कुछ तामझाम लगने के बाद आपका 7,000 रुपए का मोबाइल गिम्बल तो काम करेगा नहीं। अब उसके लिए वो गिम्बल चाहिए जो आपका एटलीस्ट हैवी ड्यूटी डीएसएलआर को पिक कर सके। तो इसका मतलब यह है कि एक अच्छा खासा वो खर्च किया जाता है। उसके बाद एक प्रोफेशनल डीओपी आपको हायर करना पड़ेगा, बिकॉज अब आप किसी एरे गेरे को तो पकड़ाओगे नहीं ना इतना बड़ा सेटअप। उसके बाद एक डायरेक्टर को हायर करोगे जो उस डीओपी को भी कंट्रोल करे और पूरा स्टोरी लाइन को भी कंट्रोल करे। उसके बाद आप स्टाइलिस्ट बुलाओगे, आप ये बुलाओगे, आप वो बुलाओगे, अब आप लगा लोगे, आप कितना सब कुछ देने के बाद आप शॉट ऑन एक्स फोन दे रहे हो। लास्ट में अगर आप हमारे व्यूअर्स और जो नए फोटोग्राफर्स हैं जो अभी अभी फील्ड में आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहें तो? एक बेसिक टिप जो मैं देना चाहूंगा वो है अपने मोबाइल फोन या अपने डीएसएलआर पे ग्रिड को हमेशा ऑन करके रखें। 3x3 ग्रिड आती है, उसको हमेशा ऑन करके रखें, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। इसके लिए एक रूल आता है, रूल ऑफ थर्ड, उसको पढ़ के अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं है अगर आपको नहीं पढ़ने का मतलब उस तरीके से नॉलेज गेन करने का कोई आइडिया नहीं है या नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन उस ग्रिड को ऑन करके रखो, दैट विल हेल्प यू। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वट एवर यू हैव, डजंट मैटर इफ इट इज a 10,000 रुपीज मोबाइल फोन और a 10 लाख रुपीज हाई एंड सिनेमा कैमरा, जो भी आपके पास है, ट्रस्ट ऑन दैट इक्विपमेंट। उसके बाद हर कंटेंट की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज को समझना जरूरी है। लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि सर मुझे अपने डे टू डे लाइफ के लिए डीएसएलआर लेना है, कौन सा लूं? कोई भी डीएसएलआर डे टू डे लाइफ के लिए नहीं आता जी, कोई भी डीएसएलआर नहीं आता, ठीक है। ये मैं डीएसएलआर इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से हूं, फिर भी ये बात बोलता हूं कि कोई भी डीएसएलआर डे टू डे लाइफ के लिए नहीं आता। आप एक प्रोफेशनल के हाथ में एक बेसिक एंट्री लेवल का डीएसएलआर दे दो जो 30,000 रुपए का आता है, वो उस 30,000 रुपए से आपको प्रोफेशनल काम करके दिखा देगा। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू
आप में क्या है उसके हिसाब से मशीन काम करती है। इट्स जस्ट अ मशीन। अब इस मशीन का काम क्या है? इस मशीन का काम है जो भी इसके आगे उसको रिकॉर्ड करना। अब उसको कितनी खूबसूरती से रिकॉर्ड करना है ये उसके पीछे खड़े होने वाले आदमी पर डिपेंड करता है जी। तो एंड ऑफ द डे जो भी इक्विपमेंट आप यूज करते हो, कोशिश ये करो कि उस इक्विपमेंट की मसल्स को मजबूत करने के अलावा अपनी नॉलेज को मजबूत करो, सो दैट जो भी आपके पास इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट आपको वो रिजल्ट दे सके जो आपको चाहिए। ओके है ना? आप लोग क्या करते हैं, आज लोगों ने 10,000 रुपए का फोन खरीदा, उनको समझ में आ रहा है कि इससे उनकी फोटोज जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं आ रहे। अगले बार वो 25,000 रुपए का फोन खरीदते हैं, फिर उनको पता चलता है कि नहीं इससे भी वो चीज नहीं होगी। अगली बार वो 50,000 रुपए का फोन खरीदते हैं। वो भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। जी। वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप जो फोटोग्राफी के दो पहलू हैं, पहला है कैमरा और दूसरा है कैमरे के पीछे खड़ा हुआ आदमी। आप सिर्फ कैमरे को मजबूत करे जा रहे हो, आप उस पीछे खड़े हुए आदमी को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जी। तो उससे बेहतर क्या हो, आप अपने को अपस्केल करो। आप अपने को अपस्केल करोगे तो आपको इसको अपस्केल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक कैमरा एक टूल है जो आपके पास रिकॉर्ड कर सकता है किसी चीज को। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कैमरा और कैमरा पर्सन दोनों से जुड़ी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स जानी, अब इनको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिएगा पुष्कर टॉक्स के साथ। थैंक यू।